India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। केंद्र द्वारा मामले में तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को नीट पीजी प्रवेश के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। इस मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाई जा सकती है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर ये 3 जजों की पीठ का मामला है तो इसे बुधवार को 3 जजों की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा। कोर्ट 27% ओबीसी आरक्षण और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। उच्च न्यायालय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नाकोत्तर या नीट पीजी दाखिले के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के मामले संबंधी याचिका की बुधवार यानी 5 जनवरी को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। केंद्र ने न्यायालय से इस मामले की तत्काल सुनवाई किए जाने का आग्रह किया था। सीजीआई ने कहा है कि इस मामले में स्पेशल बेंच बनाया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया है कि इस मामले पर प्राथमिकता से विचार करने की जरूरत है क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इसे 3 न्यायाधीशों के बजाय 2 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है। रेजिडेंट डॉक्टर विरोध कर रहे हैं और उनकी चिंताएं वास्तविक है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र की ओर से न्यायालय में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उन अभिवेदनों पर गौर किया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सोमवार को केंद्र से कहा था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले पर 3 न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई कर रही है, इसलिए प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीशों की अपेक्षित संख्या वाली पीठ का गठन कर सकते हैं। न्यायालय अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। केंद्र ने ये आरक्षण राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए लागू किया था। कोर्ट जिन पहलुओं की ये विशेष रूप से जांच कर रहा है उनमें से एक ये है कि पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा का लाभ उठाने के लिए 8 लाख रुपए की अधिकतम सीमा कितनी सही है। 25 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जब तक कोर्ट इस पर फैसला नहीं ले लेता तब तक पीजी मेडिकल कोर्स की काउंसलिंग शुरू नहीं होगी। राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा सीटों में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी को लेकर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में विभिन्न अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र ने सोमवार को शीर्ष अदालत से कहा था कि ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए आय का 8 लाख रुपए का मानदंड ओबीसी क्रीमी लेयर के मुकाबले कहीं अधिक सख्त है। केंद्र ने ईडब्ल्यूएस मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के मक्का मस्जिद बम विस्फोट के पीड़ित के परिजनों की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार किया। याचिका में एनआईए एक्ट 2008 की धारा 21 के प्रावधान को मनमाना, अवैध के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघनकारी घोषित करने की मांग की गई है। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि मामले पर विचार किया जाएगा। आक्षेपित प्रावधान के तहत विशेष एनआईए कोर्ट द्वारा पारित निर्णय, सजा या आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर हाईकोर्ट के समक्ष अपील की जा सकती है। हाईकोर्ट 30 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है। यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास अपील न करने का पर्याप्त कारण है। हालांकि 90 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है। पीड़िता के पिता और पत्नी की ओर से दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने तेलंगाना हाईकोर्ट के 26 अप्रैल 2021 के आदेश का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के रिट को खारिज कर दिया था, जिसमें आक्षेपित प्रावधान का विरोध किया गया था।
एसएलपी में ये तर्क दिया गया था कि आक्षेपित प्रावधान ने अपील के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाकर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया है और ये कि 90 दिनों के विंडो उचित समझे जाने के लिए बहुत संकीर्ण है और पहली अपील के अधिकार को प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता है। याचिकाकर्ताओं ने 16 अप्रैल 2018 के विशेष एनआईए कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए हाई कोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने 5 आरोपियों को बरी कर दिया था, जब उन्हें पता चला कि एनआईए ने बरी करने के खिलाफ अपील दायर नहीं की थी। हालांकि इसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था क्योंकि एनआईए ने आपत्ति दी थी कि 97 दिनों के देरी के बाद से अपील सुनवाई योग्य नहीं थी। तदनुसार याचिकाकर्ताओं ने आक्षेपित प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। एयर इंडिया विनिवेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका को किया जिसमें एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया रद्द करने और अधिकारियों द्वारा दी गई मंजूरी रद्द करने का अनुरोध किया गया था। याचिका में आरोप लगाया कि अपनाई गई कार्यप्रणाली मनमानी, दुर्भावनापूर्ण और भ्रष्ट थी। एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट को चुनौती देने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में 6 जनवरी को फैसला आएगा। केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी को ये कहते हुए विरोध किया कि टाटा पूरी तरह से भारतीय कंपनी है जिसने इंडियन एयरलाइंस को खरीदा है, लिहाजा सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप पूरी तरह गलत हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया के विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और अधिकारियों द्वारा इसे दी गई मंजूरी पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्यसभा सदस्य स्वामी ने मौजूदा एयर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों द्वारा किसी भी अग्रिम कार्रवाई या निर्णय या अनुमति को रद्द करने का अनुरोध किया है। स्वामी ने अधिवक्ता सत्य सबरवाल के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों की भूमिका और कार्यशैली की सीबीआई जांच कराने और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का भी अनुरोध किया है। जब इस मामले को उठाया गया और सुनवाई की गई तो स्वामी ने तर्क दिया गया कि बोली प्रक्रिया असंवैधानिक, दुर्भावनापूर्ण और भ्रष्ट थी और टाटा के पक्ष में धांधली की गई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अन्य बोलीदाता स्पाइस जेट के मालिक के नेतृत्व वाला एक संघ था। उन्होंने बताया कि मद्रास उच्च न्यायालय में एक दिवाला प्रक्रिया चल रही थी जिसने स्पाइस जेट के खिलाफ आदेश पारित किया था और इसीलिए वह बोली लगाने की हकदार नहीं थी। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि विनिवेश सरकार द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय था, इस तथ्य के मद्देनजर कि राष्ट्रीय वाहक घाटे में चल रहा था। उन्होंने कहा कि सौदे के बारे में कुछ भी गुप्त नहीं था और इस मुद्दे पर अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। मेहता ने कहा कि स्पाइस जेट कभी भी संघ का हिस्सा नहीं था जिसने बोली में भाग लिया था। टाटा का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया कि सफल बोली लगाने वाला 100% भारतीय कंपनी है और भ्रष्टाचार के आरोप बिना किसी आधार के हैं। पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने टाटा सन्स की एक कंपनी द्वारा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100% शेयरों के साथ साथ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS पर 50% हिस्सेदारी के लिए पेश की गई उच्चतम बोली को स्वीकार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच 2019 की झड़पों की जांच कर रहे एक सदस्यीय आयोग को दिया गया समय 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने एक सदस्यीय पैनल में न्यायमूर्ति SP गर्ग से अनुरोध करने वाला एक पत्र प्राप्त करने के बाद विस्तार दिया। 18 दिसंबर के पत्र में कहा गया है कि हालांकि बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की गई है, कई अन्य लोगों को अभी भी अपने बयान दर्ज करने हैं और इसीलिए जांच पूरी करने का समय बढ़ाया जाना चाहिए। पीठ ने सहमति व्यक्त की और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में तथ्यों और परिस्थितियों के साथ साथ महामारी की स्थिति को देखते हुए और समय दिया जाना चाहिए। कोर्ट अब इस मामले पर 8 अगस्त को विचार करेगा। कथित तौर पर पार्किंग विवाद को लेकर 2 नवंबर 2019 को वकीलों और दिल्ली पुलिस कर्मियों के बीच झड़पें हुई। रिपोर्टों के अनुसार हिंसा के दौरान ACP रैंक के एक अधिकारी सहित कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 17 वाहनों में आग लगा दी गई।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाद में हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया और हिंसा की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया, जबकि वकीलों ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाईं। पुलिस के एक बयान में कहा गया कि विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा के लिए और आत्मरक्षा में वकीलों के एक समूह द्वारा पुलिस लॉकअप पर धावा बोलने के बाद हवा में गोलियां चलाई गईं। बयान में बताया गया है कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें दर्ज की गई हैं और अपराध शाखा का एक विशेष जांच दल मामले की जांच करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें सिंगापुर ट्रिब्यूनल को अमेजन के साथ 2019 के सौदे के संबंध में अपने समाप्ति आवेदनों से निपटने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति अमित बंसल ने सुनाया। उन्होंने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और फ्यूचर कूपन लिमिटेड द्वारा दायर याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिंगापुर में एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण दोनों कंपनियों के बीच 2019 के सौदे से संबंधित फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ अमेजन के मामले की सुनवाई कर रहा है। इस मामले की सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने एक अंतरिम आदेश पारित कर फ्यूचर रिटेल की संपत्तियों को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने पर रोक लगा दी थी। फ्यूचर रिटेल ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर तर्क दिया था कि अमेजन के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले के मद्देनजर कार्रवाई जारी रखना वैध होगा। सीसीआई ने सौदे के लिए मंजूरी को निलंबित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अमेजन भविष्य में 49% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के कुछ महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में सूचित करने में विफल रहा है, जैसे कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 6 के तहत आवश्यक है। इसलिए इसने अमेजन पर 202 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम पुलिस के कथित फर्जी एनकाउंटर की एक स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि वह अदालत को कथित एनकाउंटर और की गई कार्रवाई के बारे में बताए। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह को सुना और असम के महाधिवक्ता डी सैकिया को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह याचिकाकर्ता दिल्ली के वकील आरिफ जवादर की ओर से पेश हुई। मामले को अब 11 जनवरी 2022 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है। आरिफ जवादर द्वारा दायर याचिका में पुलिसकर्मियों द्वारा कथित आरोपी की फर्जी मुठभेड़ में हत्याओं को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एक अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। जनहित याचिका में राज्य सरकार के अलावा असम पुलिस, कानून और न्याय विभाग, NHRC और असम मानवाधिकार आयोग को प्रतिवादी पक्ष के रूप में नामित किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि असम पुलिस और कथित आरोपियों के बीच मई 2021 से अब तक 80 से ज्यादा फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई है और 48 से ज्यादा घायल हुए। याचिका में दावा किया गया है कि जो लोग मारे गए या घायल हुए हैं वो खूंखार अपराधी नहीं थे और ये इस प्रकार पुलिस के तौर तरीकों पर सवाल खड़े करता है। याचिकाकर्ता ने पहले 10 जुलाई 2021 को ईमेल के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास एक शिकायत दर्ज कर फर्जी एनकाउंटर की जांच शुरू करने के लिए कहा था। याचिका में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बजाय असम मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 12 जुलाई 2021 को असम सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में उचित जांच के बाद पीड़ित परिवार को मौद्रिक मुआवजा देने की मांग की गई। इसके साथ ही याचिका में फर्जी एनकाउंटर की जांच के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी 16 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी को जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति पर संशोधित अधिनियम के आधार पर चिकित्सा बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है, ताकि गर्भपात कराने वाली महिलाओं को कठिनाई न हो। जस्टिस SJ कथावाला और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि धारा 3(2)C के तहत मेडिकल बोर्ड गठित करने की आवश्यकता है, महाराष्ट्र राज्य ने अब तक के ऐसा नहीं किया है। ऐसा करने में राज्य सरकार की विफलता न केवल गर्भावस्था में चिकित्सा समाप्ति की मांग करने वाली महिलाओं को कठिनाई का कारण बनती है, बल्कि इस तरह के उद्देश्य के लिए दायर याचिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। अदालत ने निर्देश दिया कि आदेश के एक प्रति राज्य महाधिवक्ता को आगे और त्वरित कार्रवाई के लिए भेजी जाए। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य को तुरंत मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस परिणाम स्वरूप भ्रूण संबंधी असमानताओं के साथ गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की मांग करने वाली महिलाओं को प्रभावी निवारण
प्रदान किया जाएगा। अदालत मुंबई निवासी 30 वर्षीय महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने भ्रूण में कुछ असमानताओं के कारण अपनी 25 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने की मांग की थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि महिला की जांच सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा की जाए। पैनल ने 31 दिसंबर को अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि भ्रूण संभावित मेंटल रिटार्डेशन और से पीड़ित है और कहा कि याचिकाकर्ता महिला भ्रूण की स्थिति से चिंतित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रभावित भ्रूण को समाप्त करने की सलाह दी गई थी। अदालत ने महिला को एक निजी अस्पताल में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी और निर्देश दिया कि बच्चे के जीवित पैदा होने की स्थिति में बच्चे के जीवन को बचाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वहीं केरल हाईकोर्ट ने उत्तरा हत्या मामले में आरोपी सूरज की अपील को स्वीकार कर लिया। इस अपील में कोल्लम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय द्वारा अपनी पत्नी को मारने के लिए उसे कोबरा सांप से डसवाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। कोबरा सांप से डसवाने के बाद में सूरज की पत्नी की मौत हो गई थी। जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने भी मामले में राज्य को नोटिस जारी किया। सूरज को कोबरा को सर्पदंश के लिए उकसाकर पत्नी की हत्या करने के जुर्म में दोहरी उम्र कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। उसे दी अन्य मामलों में जहर के माध्यम से चोट पहुंचाने और सबूत नष्ट करने के लिए 10 साल और 7 साल की कैद की सजा भी दी गई थी। सभी सजाएं साथ चलनी हैं। अपने खिलाफ पारित सजा आदेश से व्यथित सूरज ने एक अपील के साथ हाईकोर्ट का रुख किया। अधिवक्ता जॉन एस रॉल्फ के माध्यम से दायर अपील ने अभियोजन पक्ष द्वारा उठाए गए सभी तर्कों का खंडन किया और दावा किया कि उत्तरा की मृत्यु एक प्राकृतिक सर्पदंश से हुई थी। आगे ये तर्क दिया गया कि अनुमोदक के साक्ष्य झूठे थे और इसीलिए मामले के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। सूरज ने अपनी अपील में तर्क दिया कि कथित मकसद एक बनाई हुई कहानी है और अभियोजन पक्ष इसे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। अपीलकर्ता ने मामले में डीएनए साक्ष्य की कमी की ओर भी इशारा किया। सूरज के अनुसार विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा ये साबित करने के लिए भरोसा किया कि सांप अपने आप कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। ये अक्षम विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए सिद्धांत हैं और किसी भी प्राधिकरण द्वारा समर्थित नहीं है। याचिका में कहा गया ये दिखाने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि मृतक को एक सांप ने काट लिया था, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा भौतिक गवाह की जांच नहीं की गई। इस प्रकार ये तर्क दिया गया कि सत्र न्यायालय ने उसे सबूतों की गलत सराहना पर दोषी ठहराया और वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से निर्दोष है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.